वेलकम बैक बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग की क्लासेस जो मैंने शुरू की हैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको बताने की। जिस तरीके से हम लोगों ने एक सीक्वेंस में पहले रिकॉर्डिंग के कुछ बेसिक्स पढ़े और फिर रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस लगाने शुरू किए। उन क्वेश्चंस का पोटेंशियल जो उनका डिग्री है वो धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे। जैसे कि अब कुछ हम लोगों ने लगाया कुछ आसान रिकॉर्डिंग्स, फिर थोड़े से मुश्किल रिकॉर्डिंग्स, और अब देखते हैं कि और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में आती हैं और हमें पूर्ण रूप से क्या करती हैं, हमें कंफ्यूज करके रख देती हैं कि हम इसको जर्नलाइज कैसे करें। आफ्टर एनालाइजिंग इट सक्सेसफुली हम लोग कई बार जर्नल एंट्री बनाने में सफल नहीं हो पाते। चलिए वैसे कुछ एंट्रीज मैं इकट्ठा करके ले आया हूँ, देखते हैं कि उन एंट्रीज को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आज की वीडियो का ये पहला सवाल कि परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम प्रोप्राइटर्स सेविंग बैंक। क्या कह रहा है कि ये जो मशीन है, पहली चीज़ तो ये क्या, इस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट अगर हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इफेक्ट नंबर 1 कि हमने मशीनरी परचेज की है तो हमारा जो मशीनरी है वो एक एसेट अकाउंट है, मशीनरी हमारा एसेट अकाउंट है। And due to this transaction, my asset account is increasing. That's why I'm sure that I will have to debit it in my transaction. Okay, आगे चलिए। लेकिन एक सिचुएशन ये बता दिया है कि the payment was made by issuing a check from proprietor saving bank. प्रोप्राइटर के सेविंग बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया गया है। अब आते हैं प्रोप्राइटर के सेविंग बैंक वाले से बात करते हैं। तो पेमेंट जो है वो दे दी गई है, मतलब ये क्रेडिट भी नहीं है, मेड फ्रॉम प्रोप्राइटर्स बैंक अकाउंट, और एक बात क्या निकल के आ गई है, नॉट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस के अकाउंट से न देके हमने प्रोप्राइटर से कर दिया है। तो चलिए हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस किया था, एक प्रोप्राइटर्स के फंड को हम लोग क्या बोलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये बातें ध्यान होंगी कि प्रोप्राइटर्स जो फंड होता है उसके लिए एक स्पेशल टर्म है हमारे अकाउंटिंग में, दैट इज कैपिटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको भी मान लेंगे कि प्रोप्राइटर के द्वारा दिया गया पैसा है और इसकी जरूरत भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं मान लेंगे कि मशीन जो है वो प्रोप्राइटर द्वारा, अगर इसमें कुछ और भी लिखा रहता है कि हमने प्रोप्राइटर को पैसा वापस किया तो हम इसकी कुछ और एंट्री करते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इस जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से हमारी एंट्री इस प्रकार की बनेगी। इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा मशीन एक एसेट भी बढ़ रहा है, लगे हाथ हमारा कैपिटल जो कि एक लायबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। चलिए फिर देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। Received an order from Chakravarti for goods of ₹4 lakh along with a check of 10% of the order as advance। हमें हमारे किसी कस्टमर से ऑर्डर मिला है, लेकिन ऑर्डर मिलना एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी डिलीवर द गुड्स। तो जब तक हम गुड्स डिलीवर नहीं करते हम सेल्स की एंट्री तो कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कुछ पार्शियल पेमेंट हमें रिसीव हुआ है तो हमें उस पेमेंट की एंट्री करनी होगी। तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो पहला इफेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला इफेक्ट हम ये लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन का कि ये ट्रांजैक्शन हमें कह रहा है कि हमें चक्रवर्ती से उसका हमारा यहाँ पे कोई भी वो हमारे लिए रेलिवेंस नहीं है। हमारे लिए रेलिवेंस सिर्फ ये है, चेक ऑफ 10% ऑफ द ऑर्डर एज एडवांस। तो 4 लाख का अमाउंट है, उसका 10% होता है 40,000। तो हमारे इफेक्ट्स में हम लिख सकते हैं कैश चेक मिला है, सॉरी कैश नहीं, बैंक अकाउंट। हमारा बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस
जो कि एक एसेट अकाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज, सेल तो हो दे रही है लेकिन सेल के बदले सेल करने के लिए हमें कुछ एडवांस मिला है, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे हम लोग, एडवांस अगेंस्ट सेल, एडवांस अगेंस्ट सेल अकाउंट, जिसको कि हम सेल की जगह पे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री इस प्रकार से बन जाएगी, 40,000 दोनों का अमाउंट हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक। और जिस दिन ये सेल कंप्लीट होगी, मान लीजिए हम ये सेल कंप्लीट कर रहे हैं, मैं इससे एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, मान लीजिए कि सेल कंप्लीटेड, एक और ट्रांजेक्शन आ गया, सेल कंप्लीटेड, ये 4 लाख का जो सेल था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, हम लोगों ने गुड्स उसके पास भेज दिए और अभी पेमेंट आना बाकी है, पेमेंट आ गया तो बाकी लेके चलते हैं। तो बाकी जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे एंट्री, सेल को क्रेडिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, कितना, 4 लाख। और क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, मान लीजिए पैसा हमें मिल गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो एडवांस अगेंस्ट सेल अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट करके क्रिएट किया था, इस अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कैसे, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, एडवांस अगेंस्ट सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना, 40,000। अब 40,000 हमें पहले ही मिल चुका था, तो हमें अब कितना मिलेगा, 3,60,000। और इस तरीके से हमारी एंट्री तब जाके कंप्लीट होगी। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारे बुक्स में एडवांस अगेंस्ट सेल अकाउंट दिखता रहेगा। जिस दिन ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, जिस दिन ये सेल्स कंप्लीट होगी, ये अकाउंट खुद ब खुद हमारे एंट्री रिवर्स एंट्री करते ही क्लोज हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला प्रश्न है, पेड कैश ₹8,000 टू दुष्यंत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹800। दुष्यंत को मैंने 8,000 रुपए दिए और उसने मुझे डिस्काउंट दिया, कितना, he gave me the discount, how much, 800 रुपया। अब बताइए आप, दुष्यंत को मुझे कितना रुपया देना था, तो दुष्यंत जिसे मैंने 8,000 रुपये दिए हैं और उसने मुझे 800 रुपये की छूट भी दी है, मतलब कुल मिला के मुझे उसे 8800 रुपये देने थे। तो ये जो एंट्री बनेगी वो 8800 से बनेगी। और क्या बनेगी एंट्री, चूंकि ये पेमेंट है तो मेरा हमारा एसेट कम हो रहा है, कैश टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से हम उसको कितना रुपए दे रहे हैं, उसको सिर्फ 8,000 रुपये दे रहे हैं। और हमें डिस्काउंट मिला है, एक रेवेन्यू अकाउंट है हमारे लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 800 रुपये। और दुष्यंत को हमें देना कितना था इस हिसाब से, दुष्यंत अकाउंट डेबिट 8800। ये रही हमारी जर्नल एंट्री इस ट्रांजेक्शन की। होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू डू, कि मैं बस यही चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को उठा के उनके बीच की चीज़ों को देखा जाए जहाँ से हम कोई एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी मेरे पास अवेलेबल सोर्सेज है मैं वहाँ से बुक्स क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जर्नल एंट्री है जिसमें आप अटक गए हैं, जिसे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो किसी भी बुक से हो, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इन कमेंट सेक्शन वेयर आई, जहाँ मैं रेगुलरली चेक करते रहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो भी, अगर उनका कोई डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में आएगा तो मैं उस पर भी अपनी वीडियो को उस डाउट को भी इंक्लूड करूंगा और उस पर भी उसका भी एनालिसिस करके उसकी जर्नल एंट्री बनाने का प्रयास करूंगा। और बहुत जल्दी हम लोग पोस्टिंग की भी वीडियो शुरू करने वाले हैं। बस अब आप ये समझिए कि अब रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हो सकता है मैं कल भी एक वीडियो आपको रिकॉर्डिंग की दूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ रिकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग पोस्टिंग पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। गुड्स वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय
एक एम्प्लॉय ने, हमारे बिजनेस के एक एम्प्लॉय ने कुछ सामान हमारे बिजनेस का चोरी किया और जिसकी सेल्स प्राइस 20,000 थी, जिसकी सेल्स प्राइस 20,000 थी और सेल्स प्राइस वॉज 20,000 एंड कॉस्ट प्राइस, उसकी लागत उस सामान की 15,000 थी। तो पहले तो ये स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों बोल रहा हूँ मैं? मेरे हिसाब से स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है? चलिए देखते हैं। गुड्स एक एसेट है, गुड्स एक ऐसा एसेट है जिसे हम खरीदते ही हैं बेचने के लिए, वी परचेज इट फॉर टू सेल। और बाकी एसेट्स क्या होते हैं? उन्हें हम खरीदते हैं ताकि हम अपने बिजनेस में यूज कर सकें। तो गुड्स एसेट है तो इसका दो इफेक्ट होगा। हम लोगों ने एसेट के दौरान ये बात की थी, या तो हमारा एसेट बढ़ेगा या तो हमारा एसेट घटेगा। तो गुड्स चूंकि अब इसका ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके बढ़ने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है, परचेज। और दूसरा घटने का क्या कारण है? घटने का एक कारण है सेल्स, एक कारण हम सेल्स लिख सकते हैं और दूसरा रीजंस अदर देन सेल्स। तो गुड्स हमारा एक एसेट है और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसके बदले में हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये अकाउंट की मदद से हमारा गुड्स इंक्रीज हो रहा है। गुड्स जब भी डिक्रीज होंगे, एसेट है, डिक्रीज होने पे हम उनको क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट करने के लिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, विल बी क्रेडिटेड। बट ओनली इन द केस व्हेन गुड्स आर डिक्रीजिंग ड्यू टू सेल्स। If goods are decreasing reasons other than sales, then sales account will not be credited. Sales account का इस्तेमाल सिर्फ हम तब करेंगे जब हमारे गुड्स में कमी तो आ रही है लेकिन वो सेल की वजह से आ रही है। अगर रीजन अदर देन सेल्स, तो इसमें रीजंस में हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे? तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में लिखता है कि गुड्स को फ्री में सैम्पलिंग कर दिया, लोगों को टेस्ट कराने के लिए अपना गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा क्या होता है कि मैंने कोई चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दिया, किसी को दे दिया, गुड्स की दो भाई इस्तेमाल करो विदाउट टेकिंग एनीथिंग। तो ये आपका चैरिटी और डोनेशन के कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा फिर क्या होता है? लॉस बाय फायर, थेफ्ट। अगर हमारा सामान आग लगने की वजह से कम जल जा रहा है तो फिर सेल तो हुआ नहीं, लेकिन हमारे गुड्स के स्टॉक में गिरावट आ गई। तो यहाँ पे ये सारे वो रीजंस हैं जो हमारे गुड्स को कम करते हैं, हमारे स्टॉक को कम करते हैं लेकिन विदाउट सेल्स। और एक और हम लिख सकते हैं ड्रॉइंग्स। ओनर हमारा आता है और वो ओनर हमारे गुड्स में से कुछ सामान अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला जाता है। तो ये सब स्पेशल कंडीशंस है जहां पे हम ये बात कह सकते हैं कि हमने गुड्स तो यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, गुड्स का स्टॉक डिक्रीज हुआ है, बट ड्यू टू अदर रीजंस, नॉट फॉर ड्यू टू सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट तो करना होगा हमें, लेकिन यहाँ पे हम क्रेडिट किसे करेंगे? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन दीज केसेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गुड्स अकाउंट में परचेज अकाउंट को किस तरीके से हम ज़्यादातर समय में डेबिट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है। तो स्टूडेंट भाई अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि अक्सर हम लोग जब भी इस प्रकार की एंट्री करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे नुकसान कितना हुआ है? हमारा नुकसान उतना ही हुआ है जितना हमारी लागत है। मैंने इस गुड्स को खरीदने में जो चोरी हुआ है, खरीदने में 15,000 रुपये लगाए थे, तो मेरा 15,000 रुपये चले गए। अब मैं उसे 15 में लगा के मैं उसे 16 में बेचता, 20 में बेचता, 50 में बेचता, तो इस अनुमान पे एंट्री नहीं होती है। एंट्री होती है बेसिक्स पे, जो क्लियर हमारे पास जो भी ऐसे प्रूफ है, प्रूवन फैक्ट्स होते हैं, उनके आधार पर होती है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी आपकी बनेगी लॉस बाय थेफ्ट। ये एक प्रकार का लॉस है, इसलिए इसको हम लोग
डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट पे यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे। कितना रुपया? तो 15,000 से 15,000। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। फिर मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि डाउट्स आपके बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और आपके लिए भी, तो डाउट्स पूछते रहिए आप लोग। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परचेज स्टेशनरी वर्थ 8,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। ये काफ़ी सिंपल है और आप लोगों ने ऐसे कई सारे जर्नल की होंगी, तो अगर मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। स्टेशनरी क्या है हमारे लिए? एक प्रकार का कंज्यूमेबल है। ओके, स्टेशनरी करेंगे हम लोग। स्टेशनरी कंज्यूम्ड, तो जो पर्सनल यूज की स्टेशनरी है उसके लिए हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और ऑफिस यूज के लिए जो स्टेशनरी है उसको हम लोग स्टेशनरी अकाउंट पे लिखेंगे, क्योंकि ओनर के द्वारा इस्तेमाल किया गया हर वो आइटम, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, वॉट एवर यूज ऑनर, अगर ओनर से संबंधित कोई भी विड्रॉल है तो वो ड्राइंग के अंतर्गत में ही आएगा। और परचेज किया है हम लोगों ने तो पेमेंट भी किया ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट का सहारा लेंगे, क्योंकि इस परचेज की वजह से हमारे कैश अकाउंट जो कि एसेट अकाउंट है उसमें गिरावट आ रही है। तो इस बात का बार बार ध्यान रखें, मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ। और ड्राइंग ऑफिस यूज के लिए 8,000 है, ड्राइंग पहले लिखा है मैंने, तो ड्राइंग के लिए 2,000 का है और ऑफिस यूज के लिए 8,000 की स्टेशनरी हमने परचेज की है। तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। कह रहा है मनोज पेज us ₹5400 आफ्टर डिडक्टिंग 10% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। बोला कि मनोज ने हमें 5400 रुपये दिए हैं। कब? जब हमने उसे 10% का डिस्काउंट दिया है तब मनोज ने हमें 5400 रुपये दिए हैं। तो मनोज को कितना देना था? हाफ। तो एक प्रश्न उठता है, हाउ मच मनी इज ड्यू विथ मनोज। मनोज के पास मेरा कितना पैसा था? तो इसको सॉल्व करें हम लोग। मनोज ने हमें दिया है, ये मनोज का अमाउंट है कितना? बचपन वाली ट्रिक एक्स। मनोज को हम लोगों ने डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट अलाउड 10% ऑफ एक्स, और उसको घटाने के बाद पेमेंट रिसीव्ड बाय मनोज कितना है? 5400 रुपया। कई सारे तरीके हैं, उन कई सारे तरीकों में से हम ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। ये मनोज का अमाउंट था, इसमें से हम लोगों ने मनोज के अमाउंट का 10% माइनस कर दिया और हमें अमाउंट जो लास्ट में रिसीव हो रहा है 5400। तो अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग तो x/10, x माइनस x/10 मतलब 9x/10 इज इक्वल टू 5400। इसको आगे बढ़ाया अगर तो x इज इक्वल टू 5400 इंटू 10/9, तो 9 6 जा 54, मतलब मनोज हमें 6,000 रुपये देने वाला था। इस तरीके से हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मनोज हमें 6,000 रुपये देने वाला था और उसको हम लोगों ने डिस्काउंट दिया
तो मनोज कितना देने वाला था हमको पता चल गया है 6000। 10% डिस्काउंट कितना हुआ 600 और इसको सब माइनस करेंगे तो हमारा 5400 आ जाएगा। तो चलिए इसके एंट्री, अब हमें जब अमाउंट पता चल गया तो इसकी एंट्री तो बिल्कुल सिंपल होने वाली है। पैसा हमें मिल रहा है तो हम जरूर है कि कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट चूंकि हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, लॉस कह सकते हैं आप लोग। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट तो कितना 5400 रुपये मुझे मिल रहा है, 600 रुपये का मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब मनोज कुल मिला के मुझे 6000 रुपये देने वाला था। दैट्स इट, ठीक है, ओके चलिए तो फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले ट्रांजेक्शन पे। अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड टू कुबेर कॉस्टिंग ₹2 लाख एट 25% above cost trade less trade discount of 10% and cash discount of 5%. कुबेर did not avail the cash discount. देखिए इससे आप लोग परेशान न हो, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यही बता रहा है कि कुबेर ने वो कैश डिस्काउंट नहीं दिया है, मतलब कुबेर ने हमें कैश पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधारी पे काम हो रहा है। क्योंकि हमने कल ही या पिछली कुछ वीडियोस में इसी वीडियो में पढ़ा था कि कैश डिस्काउंट किसलिए देते हैं, टू इनकरेज इंस्टेंट पेमेंट, कैश पेमेंट। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। कैश किया हम लोगों ने तो अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोला कि 2 लाख का हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, प्लस 25% मार्जिन। तो 2 लाख का 25% 50,000, 2.5 लाख। ये 2.5 लाख का ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिस्ट प्राइस। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे 10% जो कि 25,000 होगा, और हमारा जो अमाउंट आएगा 2,25,000 का आएगा। कैश डिस्काउंट उसको मिल नहीं रहा है तो हमें इसके आगे की फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। हम एंट्री बनाएंगे कुबेर अकाउंट डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में लिखते नहीं है तो सीधा सेल्स अकाउंट कितना 2,25,000, 2,25,000, दैट इज द जर्नल एंट्री एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। चलिए जल्दी चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। Bought goods from Arun for ₹2 lakhs at a trade discount of 15% and cash discount 2%, paid 2%, paid 80% अमाउंट। अब पिछले में बोला कि उसने लिया ही नहीं कैश डिस्काउंट, और यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट के लिए कुछ एक हिंट दे दिया उसने। चलिए यहाँ पे एक अच्छा कैलकुलेशन आपको पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें लिस्ट प्राइस दिया हुआ है और उसी लिस्ट प्राइस के ऊपर से हम लोग ये सारी चीजों को पता करेंगे, ठीक है। आइए, तो लिस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है कितना 2 लाख रुपए, और बोला कि इस पे हम लोगों को मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो ये आपका आएगा 30,000। ये हमारा जो गुड जो हम लोग क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है, ये परचेज का हमारे अमाउंट हो गया। बोला कि कैश डिस्काउंट भी है। अब कैश डिस्काउंट किस पे देंगे, तो उसने हमें थोड़ा सा हिंट दिया है। बोला कि 1,70,000 में से उसने 80% का पेमेंट अभी किया है, बस इतना बोला है। मतलब 20% का पेमेंट अभी नहीं किया है, ये हो गया आपका क्रेडिट परचेज, और ये आपने कैश उसको पेमेंट किया है। तो जो कैश पेमेंट आप करेंगे उसी पर आपको कैश डिस्काउंट पाने का अधिकार है। तो कैश डिस्काउंट हमारा इसका 80% निकालते हैं हम लोग। 1,70,000 का 80%,
1,36,000 रुपये। ये आ गया मेरा 80% और इसका 20% कितना आएगा 34,000। ठीक है, अब ये जो पोर्शन मैं पेमेंट कर रहा हूँ मैं डिस्काउंट पाने का अधिकार उसी पे है, तो मैं इसी पे कैलकुलेट करूंगा हाउ मच डिस्काउंट 2% ऑफ। तो इसका 2% निकालेंगे हम लोग, तो 027 2,720 रुपये का हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है कैश डिस्काउंट। ये हम और हम उसको फिर उसको लेस कर लीजिए, ₹1,33,280 ये हमें पेमेंट करने होंगे कैश के रूप में। कैश है ना, अमाउंट पेड इमीडिएट। तो ये हमारा कैश अकाउंट का अमाउंट हो गया, ये हमारा कैश डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। ये हमारा किससे परचेज कर रहे हैं हम लोग, अरुण। ये हमारा अरुण का के अकाउंट का अमाउंट हो गया। अरुण अकाउंट जो कि हमारे लिए एक क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है, और जो इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। तो चलिए फाइनली हमें परचेज कितने का करना है, 1,70,000 का सामान करना है। फिर इसकी जर्नल की बात है, तो परचेज है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट होगा, और डेबिट होने लायक कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अरुण को मुझे और कितने रुपए देने हैं, अरुण अकाउंट 34,000, 34,000, और मैंने उसको पेमेंट कितने का कर दिया, 1,33,280, 1,33,280 रुपये का पेमेंट कर दिया। और मुझे डिस्काउंट उसने कितने रुपए का दे दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एक रिवेन्यू अकाउंट है। कितने का, तो 2,720 रुपये का। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा परचेज का अमाउंट 1,70,000। दैट्स इट। तो बिल्कुल आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस एनालिसिस को किस तरीके से आप लोग रेट करते हैं ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में इनकी रेटिंग, अपने डाउट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और देखते हैं कि आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है कि नहीं। ओके, ये लास्ट है हमारा। क्या है, आउट ऑफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस अमाउंट मैंने पे किया है, मैंने 1,00,000 पे किया है। इफ यू वांट टू इमेजिन, वी कैन इमेजिन 1,02,000, हम लोग 1,00,000 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लीजिए 1,00,000 रुपये पे किया है, तो 1,00,000 में से बोला कि 3,000 जो है वो अगले साल का है, तो हमें इस 1,00,000 से कोई लेना देना है ही नहीं। हमें तो लेना देना है सिर्फ इस 3,000 से, जो कि इस साल का नहीं है, ये अगले साल का है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस की को, इस लेजर को किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होता है, एक प्रकार का एसेट होता है जिसे हम डेबिट करेंगे, और आगे जानेंगे कि इसको हम लोग एसेट लायबिलिटी है तो इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। चलिए इतना डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे हम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किया है मैंने, पेमेंट करने की वजह से मेरा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट तो कम हुआ ही होगा, तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। और कितने रुपए का है, 3,000 का, ये रहा। ओके, लेट मी चेक कि और भी कुछ है या फिर यही आखिरी था हमारे लिए। वन मोर थिंग, चलिए एक और है जहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स पेड। और जब भी इनकम टैक्स का नाम आए तो आपको जान जाना है कि इनकम टैक्स जो होता है वो किसी बिजनेस का नहीं होता है, ये एक व्यक्ति का होता है। और जब किसी व्यक्ति का पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किसका पेमेंट कर रहे हैं, ओनर का पेमेंट कर रहे हैं। और ओनर के लिए किया गया पेमेंट, अगर बिजनेस ओनर के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है तो वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ड्राइंग अकाउंट में आ जाएंगी। और फिर हम लोग उसके लिए बना लेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड बाई चेक, कितना 10,000 और चलिए एक बार और लेट मी कंफर्म
कि यही आखिरी क्वेश्चन ट्रांजैक्शन था। यस, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आपके लिए सारी चीज़ ट्रांजैक्शन इकट्ठा करके ले आया था ताकि इनके माध्यम से मैं और भी छोटी छोटी बातों को जो हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात कर सकूं। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू शेयर, और हमारे कमेंट सेक्शन में आप उनको लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अपने नियमित वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।